हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हालांकि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी जो पढ़ाया जाता है हमें, लेकिन जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पेशली पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ आज का ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी डेली लाइफ से भी काफ़ी रिलेट करता है और आपको ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो सस्पेंस को ओपन करते हुए बताते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। आज का टॉपिक है आपके लिए रिट्स। अब ये जो रिट्स होती हैं ये क्या होती हैं, आपने डैम श्योर सुना होगा, न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपकी छोटी क्लासेस में भी, और इवन जो बच्चे पॉलिटिक्स जिनके पास में था तो उन्होंने ज़रूर रिट्स के बारे में पढ़ा होगा उनकी टेक्स्ट बुक में। आज हम इन रिट्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे और इवन हम कोशिश ये भी करेंगे कि आपको वो राइट्स भी बताए जा सकें जो कि आप भविष्य में अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को हरास करे तो आप इन रिट्स को यूज़ करते हुए अपने राइट्स को वापस से रीगेन कर सकें, रीस्टोर कर सकें। सो हमारा टॉपिक है आज का रिट्स, जो कि आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, रिट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन रिट्स की, आखिर ये रिट्स होती क्या है। तो अगर आप बहुत ही साधारण शब्दों में इस रिट का मतलब समझने की कोशिश करें तो देखिए, एक बार ये डेफिनेशन अच्छे से समझें कि रिट एक तरीके का रिटन ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट इशू करता है। तो इसमें इशू करने वाला कौन है? कोर्ट है। अब ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये वारंट की फॉर्म में हो सकता है। आपने सुना होगा ना, कई बार कोर्ट के थ्रू अरेस्ट वारंट निकलता है, तो वारंट भी हो सकता है। ये एक तरीके का डायरेक्शन भी हो सकता है कि भैया ऐसे नहीं, आपको ये करना है, और कमांड भी हो सकता है और ऑर्डर भी हो सकता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम रिट का मतलब समझने की कोशिश करें तो ये एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जो कि कोर्ट के थ्रू दिया गया होता है, और ये वारंट टाइप हो सकता है, डायरेक्शन टाइप हो सकता है, या फिर कमांड टाइप या ऑर्डर टाइप हो सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है या फिर जो हाई कोर्ट होता है, उनके पास में ये बहुत सारी पावर्स में से एक पावर ये भी होती है कि अगर कभी उनको लगता है कि लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है तो वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस तरह के ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल भाषा में, रिट एक तरीके का रिटन ऑर्डर है, डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर वो, अभी हम पढ़ेंगे किन किन को वारंट, डायरेक्शंस, कमांड और ऑर्डर दे सकता है, जिससे कि लोगों के जो राइट्स हैं, लोगों का जो अगर किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसको रोका जा सके। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो कि आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछे जाएं कि आपकी जो रिट है वो कौन कौन से आर्टिकल्स में आपको मिलती है। हालांकि ऑलरेडी हमने आपको बताया कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सभी में आपको ये रिट्स वगैरह देखने को मिलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स होते कितने हैं। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 6 टाइप के होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, पहले 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू चूज द रिलीजन है, कल्चरल राइट है, एजुकेशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। ठीक है, सो इस तरह से 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इसके अलावा अब आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन का 3rd पार्ट, उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन है जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आर्टिकल 12 to 35 तक आपको मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, और उन फंडामेंटल राइट्स के बीच में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 32, और इसी आर्टिकल 32 के अंदर आपको बताया जाता है आपके इन रिट्स के राइट्स के बारे में। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट विद द पावर ऑफ इशू द रिट अंडर द आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आप अच्छे से याद रखें। अंडर आर्टिकल 32 अगर कोई फंडामेंटल राइट किसी सिटीजन का वॉयलेट होता है तो वो पर्सन जा सकता है, डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। और यह बात यहां पर यह भी समझनी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट भी हो सकता है, क्योंकि फंडामेंटल केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अदरवाइज तो इसमें यह कंडीशन होती है कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए पहले आपका केस जो भी लोअर कोर्ट्स हैं उनके थ्रू ट्रांसफर होना चाहिए, या फिर हो सकता है वो उसको एडवाइजरी बन जाए, या हो सकता है डायरेक्टली वो ले लें। बट आपको अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो केवल एक ही कंडीशन होती है कि फंडामेंटल राइट्स आपके वॉलेट होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर होता है तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकते हो। तो ये आप बात याद रखें कि आपके 6 राइट्स, अब ये कौन कौन से हैं एक बार देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी,
राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू चूज द रिलीजन, ठीक है, आपके रिलीजन को चूज करने का राइट होता है। फिर होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और कौन सा बच गया, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू चूज द रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इन 6 राइट्स के अंदर जो कि आर्टिकल 12 to 35 के बीच में होते हैं, उसमें से आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन का कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आएगा ये, ठीक है, ये 32 आर्टिकल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से रिलेटेड है। उसी के अंदर ये चीज बताई जाती है कि इफ समबडी इज एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग योर फंडामेंटल राइट, देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसके कारण से या जिससे आपके राइट्स को रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। अब इनके बाद में हम बात करते हैं ये रिट्स आखिर है कितने टाइप की। तो 5 टाइप की ये रिट्स आपको देखने को मिलती हैं। इनके नाम थोड़े से आपको अलग मिलेंगे क्योंकि लैटिन अमेरिकन इंग्लिश है, लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले है हैबिस कॉर्पस, ठीक है, हैबिस कॉर्पस। दूसरा है आपका मैंडेमिस, तीसरा है आपका शर्शरी, चौथा है आपका प्रोहिबिशन, और 5वां है आपका क्यू वारंटो, ठीक है। हैबिस कॉर्पस, मैंडेमिस, सर्शरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। इन 5 राइट के साथ में जो फोटोग्राफ आपको दिखाई गई है, ये फोटोग्राफ कहीं ना कहीं आपको आपके इन राइट्स के बारे में भी बताती है। अभी इन फोटोग्राफ्स को मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी ये फोटोग्राफ्स अगर आप देखेंगे अच्छे से तो इनका अर्थ, इन सभी का मतलब आपको इसमें समझ में आ जाएगा। चलिए कोई नहीं, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं राइट आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं हैबिस कॉर्पस के बारे में। हैबिस कॉर्पस का अगर हम इंग्लिश में मतलब समझने की कोशिश करें तो ये बताते हैं टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी मतलब, इसका मतलब ये निकलेगा किसके पास में अधिकार होगा किसको डिटेन करने का, किसको अपने पास में रखने का। स्पेशली ये उन लोगों के साथ में यूज होता है जिनको इलीगली आप डिटेन कर लेते हो, जबरदस्ती आपने जेल में डाल दिया। अब आप ये बात अच्छे से समझ जाना मेरी, ये वाला राइट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, पुलिस वाले हमारे यहाँ के जो होते हैं ना, थोड़े एक्स्ट्रा एडवांस होते हैं, वो आपको धमकी देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं जेल में बंद करने की। तो आपके पास में अधिकार होता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि somebody is there and he is मतलब अपनी पावर का he is misusing his power, तो ऐसे में आप स्पेशली इस कंडीशन में इस रिट को यूज कर सकते हो। देखो ये रिट कहती है कि ये जो हैबिस कॉर्पस है ये इशू किया जाता है उस केस में जब किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाए। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, और इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को किसी भी टाइप से, अगर इमेजिन कीजिए किसी को जेल में डाल दिया गया, तो सबसे पहली बात आप आर्टिकल 22 ये कहता है आपको कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना जरूरी है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, अभी भी आप जेल में ही हैं और आपको टॉर्चर किया जा रहा है, इस दौरान आपको टॉर्चर नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से, स्पेशली फिजिकली तो नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आप खुद भी, और अगर आप जेल में हैं, जेल से बाहर नहीं आया जा रहा है, तो आपकी फैमिली आपके मतलब बेसिकली आपके सपोर्ट में या आपके लिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है इस रिट के थ्रू। अब सुप्रीम कोर्ट आपकी बात सुनेगा, वो हैबिस कॉर्पस के बिहाफ पे एक ऑर्डर इशू करेगा। उस ऑर्डर के अंदर वो कमांड देगा कि भैया इनको आपको फ्री करना है। साथ ही साथ ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया आपके पुलिस के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई बंधक बना लेता है, ज़बरदस्ती ऑफिस में बंद कर दिया कि आज तो नहीं जाने देंगे तुम्हें, काम पूरा करके जाओ, ऐसा भी अगर होता है ना, तो भी आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी ये रिट लगा सकते हैं, ठीक है। तो हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है कि अगर आपने किसी को फिजिकली टॉर्चर किया, उसको उसकी फ्रीडम को आपने छीना, तो उस फ्रीडम के बिहाफ पे, मतलब हम जानते हैं ना राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम के अंडर में अगर आपको लगता है, अगर कोर्ट के सामने आप ये पेश करते हो कि मेरा ये राइट अबॉलिश किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मेरे राइट को, तो अल्टीमेटली आप इस राइट के थ्रू, इस रिट के थ्रू अपने राइट्स को रिस्टोर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, हैबिस कॉर्पस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तो देखो ये फोटोग्राफ, मैंने वहाँ पर एक बॉडी बताई थी, टू हैव द बॉडी, वो रिलेट कर रही थी हैबिस कॉर्पस से।
नेक्स्ट रिट की बात करते हैं, जो कि आपके मैंडेमिस। मैंडेमिस का अगर हम मतलब समझें तो है वी कमांड। इसको देखो, इसको भी बहुत अच्छे से समझना। वी कमांड व्हाट, कि आप ऑर्डर कर रहे हो, किसको कर रहे हो। ये वाली रिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जो लोग काम करना पसंद नहीं करते हैं। फोटोग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि कुछ लेटर वगैरह है, नीचे लोग हैं काम करने वाले। ये लोग हैं सरकारी, ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं। ये रिट तब लगाई जाती है जब आपका कोई काम अटक रहा हो सरकार में और वो चला करके डिले कर रहे हो। फिर मैं बोल रहा हूं, अच्छे सुनना। इस मैंडेमिस रिट का मतलब होता है कि आपका कोई सरकारी काम है, ये बेसिकली उन सभी लोगों के लिए काम में आएगा जो कि सरकार से रिलेटेड है या जो भी अथॉरिटीज हैं काम करने वाली। अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपका काम नहीं कर रहा है या जानबूझ के डिले कर रहा है, आपसे पैसा डिमांड कर रहा है काम को करने के लिए, तो आप इस रिट का यूज कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में बता सकते हो कि भैया मेरे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उन राइट्स का, राइट टू लिबर्टी भी बोल सकते हो, इसके तहत आपका अबॉलिश हो सकता है। राइट कि आप वर्क प्लेस आपको नहीं मिल रहा है, फ्रीडम में भी आप डाल सकते हो कि आपका कोई काम अटक रहा है, ठीक है। सो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स अबॉलिश किए जा रहे हैं, जो मुझे राइट्स मिले हुए हैं वो राइट्स मेरे यहां से छीने जा रहे हैं, तो आप रिस्टोर करवाओ। तो कोर्ट क्या करेगा, मैंडेमस के थ्रू जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनसे पूछेगा कि आप ये काम क्यों डिले कर रहे हैं, आप ये अथॉरिटीज जो आपको दी गई है वो आप पूरी फुलफिल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस रिट के थ्रू आप सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक तरीके से चाबी भर सकते हो, ये याद रखना। बहुत अच्छी रिट है, आपको पता होना चाहिए। आपके पास में अधिकार है, अगर कोई आपका काम करने से मना करता है तो आप इस रिट का यूज करते हुए अपनी जो राइट्स हैं उसको वापस से रिस्टोर कर सकते हो, क्योंकि उन अथॉरिटीज़ के पास में अधिकार नहीं होता कि आपकी किसी भी तरीके से फ्रीडम को या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या इक्वालिटीज़ हैं उनको वो अबॉलिश करें। नेक्स्ट रिट पे बात करते हैं। नेक्स्ट रिट क्या कहता है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब कि आप किसी चीज़ को करने से ही मना कर दो पूरे तरीके से, ठीक है। अब कैसे, यहां पर देखना, यहां पर मैंने एक सिंबल दिया है, यहां पर भी मैंने एक सिंबल दिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना। ये जो रिट होती है ये इशू की जाती है कोर्ट के थ्रू या किसी ट्रिब्यूनल के लिए। अब ऐसे में ये होता है कि तुम्हें क्या करना है, इसको सिंपल फॉर्म में समझो। अगर कोई कोर्ट, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कोई काम कर रही है, वो अथॉरिटी उस काम को करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अगर कोई अथॉरिटी कोई काम कर रही है और उस काम को करने के लिए वो अथॉरिटी एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे में यहां पर इस रिट का यूज करते हुए उस अथॉरिटी को वो काम करने से रोक दिया जाता है। बात समझ में आई मेरी? मैंने कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी अथॉरिटी है जो कोई काम कर रही है और कोर्ट को पता चला कि ये तो उसके जोन में ही नहीं है, ये तो उसके अथॉरिटीज में नहीं है जो वो काम कर रही है, तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो ऐसे में मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है कि कोई कोर्ट इंटरफेयर कर रहा होता है किसी मैटर पे, और जैसे जो भी छोटा कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया या फिर हाई कोर्ट भी हो गया, तो ऐसे में अगर वो कोई डिसीजन ले रहा है किसी मुद्दे पर, तो वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है उनको कि इस वाले डिसीजन को या इस वाली चीज के ऊपर आपको राइट नहीं है डिसीजन लेने का, आप इसको हमें ट्रांसफर कर दो। तो ऐसे में यहां पर वो उसको रोक सकता है कोई भी डिसीजन लेने से। प्रोहिबिशन यही बताता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे और नेक्स्ट वाले रिट पे बात करते हैं। नेक्स्ट रिट भी इसी से काफ़ी को रिलेटेड है, इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। इसको आप कहते हो सर्शरी। अब ये जो सर्शरी है, सर्शरी के अंदर ये बोलता है टू बी सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफाई किया जाएगा, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको सर्टिफाई किया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा था कि पहले तो ये बताया जाता है कि भाई आप ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। प्रोहिबिशन में हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट था वो बताता था कि ये आपके अंडर में नहीं है, अथॉरिटीज में नहीं है, यू कैन नॉट डू दैट। अगर यहां पर ये उससे एक एडवांस वर्जन है। क्या होता है इसमें, सर्शरी में, अगर कोर्ट को बाद में पता चला कि इनके पास तो अथॉरिटी थी ही नहीं, इस गवर्नमेंट ऑर्गन के पास में अथॉरिटी नहीं थी, बट उसने वो काम कर दिया, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट लगा के उस लिए गए डिसीजन को खत्म कर देगा। फिर समझना, देखो अगर समझ में नहीं आया तो प्रोहिबिशन में तो आप काम कंप्लीट होने से पहले उसको रोक देते हो, लेकिन इस वाले में सर्शरी में काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉरी कंप्लीट हो गया है, आपने डिसीजन दे दिया है, उस डिसीजन को रोक दिया जाएगा बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, डिसीजन दिए जाने के बाद में भी। ऐसे समझ लो कि अगर कोर्ट ने
किसी बंदे को कोई सज़ा दे दी और उसको लगा कि नहीं यार ये सज़ा तो सही नहीं थी, तो ऐसे में वो पर्सन क्या करेगा, जैसे होता है ना, आपको ध्यान हो कि अगर कोई पर्सन है और उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया गया है, कोर्ट ने उसको सज़ा दे दी, सज़ा देने के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करता है, तो कौन से राइट के थ्रू करता है, वो यही तो अपील करता है कि भाई मेरे केस में इन चीज़ों को अवॉइड किया गया है, मुझे लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया है या हाई कोर्ट ने क्या किया है, मेरी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। तो ये वन ऑफ द रीजंस हो सकता है, ये वन ऑफ द रिट्स हो सकती है जो लिए गए डिसीजन को भी क्या कर दे, बदल दे। एक तो ये हुआ कि डिसीजन ले लिए गए हैं और उसमें फिर उसके बाद बदलाव किया गया है। इसके अलावा एक कंडीशन और हो सकती है कि कोर्ट अपने आप से ही, रिट तो लगानी पड़ती है, वो लोग अपील करेंगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट अपने आप से इंटरफेयर कर देता है। तो दो चीजें होंगी, एक तो किसी पर्सन के थ्रू हुआ कि पर्सन ने अपील करी सुप्रीम कोर्ट में कि इनके पास में राइट नहीं था और इन्होंने फिर भी डिसीजन दे दिया, एक तो ये हुआ। उसके बाद में उसके अलावा ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही इंटरफेयर कर ले कि आपके राइट्स में नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो सर्शरी में मेरे हिसाब से कोई तकलीफ तुम्हें नहीं होगी। सर्शरी के बाद में हमारा जो लास्ट हमारा रिट आता है वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या होता है? क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये क्वेश्चन है सीधा सीधा कि किस अधिकार के तहत, किसने आपको ये अधिकार दिया, किस अधिकार के तहत ये चीज आपको दी गई है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहां पे डिस्कशन किया जाता है, यहां पे डिसाइड किया जाता है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, बेसिकली ये सरकारी नौकरी में बहुत बार होता है, कोई सरकारी वैकेंसी निकली, सरकारी वैकेंसी में किसी पर्सन को लगा कि यहाँ पर मेरे राइट्स किसी और के कारण से, या मेरी जॉब लगने वाली थी बट किसी और को जॉब पे देने के कारण से ये काम नहीं हुआ और मेरी जॉब नहीं लगी। तो ऐसे में इसके तहत ऐसा मतलब डिस्कस किया जाता है कि किसी न किसी कोई धांधली हुई है, कोई चीटिंग हुई है, या कोई चीज़ ऐसी हुई है जो अनऑथराइज्ड थी। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उस अथॉरिटी से पूछता है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, बताओ, इसका जवाब दो। तो कई बार पेपर वगैरह हो जाते हैं, पेपर होने के बाद एक रिट लग जाती है, उसके कारण से उस पर रोक लग जाती है, तो वो इसी टाइप की रिट होती है। इस रिट में क्या होता है, सीधी सीधी बात है, ये इशू किया जाता है कोर्ट के थ्रू अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, गवर्नमेंट बॉडी भी हो सकती है। इसमें ये अज्यूम करते हैं किसी ऑफिस को, और इसमें मतलब आप ये मान के चलो, इसको सिंपल फॉर्म में समझो कि उससे ये पूछा जाएगा कि कौन से नियम के तहत किसने आपको अथॉरिटी दी है ये काम करने की, ठीक है। और आप वो चीज़ क्लियर करो। अगर आपने किसी एक कैंडिडेट को जो कि XYZ था उसको आपने जॉब पे रख लिया, तो ये बंदा जॉब पे कैसे लगा, किस अधिकार के तहत, या और दूसरे लोग हैं जिनको आपने मौका नहीं दिया तो क्यों? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आपका राइट टू चूज द प्रोफेशन भी तो है, आप जो प्रोफेशन चूज करना चाहो, समबडी इज देयर जो कि आपको रोक रहा है कोई प्रोफेशन यूज करने से, इसका मतलब आपका फंडामेंटल राइट अबॉलिश हो रहा है। कोर्ट में आप जाके अपील करोगे कि मैं तो ये प्रोफेशन चूज करना चाह रहा था, मेरी सीट इसने ले ली, ठीक है। और ऐसा पेपर में ही होता है, मैक्सिमम टाइम पेपर्स में ही होता है। तो कोर्ट क्या करेगा, फिर उस पर पूरी तहकीकात करवाएगा, उसके बाद ही उस वैकेंसी को कंप्लीट करेगा। एक बार रिट लग गया तो आपकी वैकेंसी एक तरीके से होल्ड हो जाती है, और बेसिकली जो भी पर्सन रिट लगाते हैं कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल होता है उनके लिए। तो ये रिट भी इस तरह से है कि किस अथॉरिटी के तहत क्या प्रोसीजर आपने फॉलो किया किसी को अपॉइंट करने के लिए। तो ये वो 5 रिट्स थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, शायद गोलमोल हो जाती है हमारे जब भी कभी इसको हम पढ़ाते हैं इन चीज़ों को, इन रिट्स को, क्योंकि काफ़ी डिटेल में इनके बारे में बहुत कम लोग होते हैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये सारा लीगल मैटर है ना, इसमें टीचर्स की भी गलती नहीं होती है, एक्चुअली क्या होता है लीगल मैटर होता है, तो इस लीगली इस सारी चीज़ों को आपको बताना ज़रूरी होता है, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और टॉपिक बहुत छोटा सा होता है। लेकिन आपसे हो सकता है क्योंकि आपके डेली लाइफ से भी रिलेटेड थी, आपके एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती थी, तो दिस वाज द रीज़न कि हमने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से आप औरों के साथ भी इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। हो सकता है ये राइट कहीं ना कहीं, या ये रिट्स कहीं ना कहीं उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बचा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।